जी, अच्छा, अब जो है ना अगला टॉपिक हम करने लगे हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है? और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो नॉन ये एनर्जी ट्रांसफर का मेथड है जो कि नॉन मैस है। हमने देखा था ना कि एक मैस के साथ एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, एक नॉन मैस होती है। अब इससे पहले थोड़ी सी हम ना वेव्स की डिस्क्रिप्शन पढ़ लें या हमें थोड़ा सा वेव्स का आइडिया हो। इसमें ये है कि अगर वेव इस तरफ ट्रेवल कर रही है जिस तरफ ये एरो का निशान है, तब उसमें आपके पास दो मेथड्स हैं वेव को ट्रेवल करने के। एक मेथड ये है कि ये वेव्स के जो पार्टिकल्स हैं ये इससे परपेंडिकुलर चल रहे हैं, मतलब ये इस डायरेक्शन को मूव कर रहे हैं, वेव की डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे। इसको हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं, ठीक है? कि जिसमें वेव इधर जा रही है लेकिन उसका पार्टिकल उसके 90 डिग्री पे ऑसिलेट कर रहा है। और इसके अगेंस्ट जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसमें क्या होता है, उसमें ये जो पार्टिकल्स हैं ये उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करती है। ये जो प्रॉपर्टी है लॉन्गिट्यूडनल वेव की, ये नॉर्मली आपने देखा होगा साउंड वेव्स में होती है कि जिसमें जो है ना वो पार्टिकल की डायरेक्शन भी उसी तरफ है जिस तरफ वेव ने मूव करना है। लेकिन हम लोग किसमें ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, हम ट्रांसवर्स वेव में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे क्योंकि अभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ने लगे हैं। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो इस तरह की मूव करती हैं। ये क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है अगर अल्टर करे किसी भी वजह से तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करता है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करे तो उससे वो मैग्नेटिक फील्ड करता है। ये जो हमारा सारा मोटर्स जनरेटर्स का सिस्टम जो है ये सारे का सारा जो है वो इसी फिनोमेने पे चलता है कि हम जो है उसमें डिपेंड करता है कि कौन सी चीज को हम मूव कर रहे हैं। अच्छा, अब उसमें ये है कि सेल्फ प्रोपेगेटिंग होती है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है, एंड कोई मैटर इनको रिक्वायर नहीं होता। जबकि जो साउंड वेव है या जो हमारी दूसरी हमने देखी थी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, उनमें प्रॉब्लम क्या होता है, उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि ये अल्टरनेट उसके साथ उसी डायरेक्शन में करते हैं, मतलब यानी कि इनकी जो डायरेक्शन है पार्टिकल्स के मूव करने की वो वही है जो कि वेव के मूव करने की। जबकि इसमें हमने देखा है कि ये पार्टिकल इस तरह मूव कर रहा है। अगर इसको मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल, अच्छा, और इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, अभी हम इसका पूरा स्पेक्ट्रम देखेंगे, वो लाइट की स्पीड पे ट्रेवल करती है, ठीक है, जिसको हम सी से डोनेट करते हैं। इसलिए आपने ये दूसरा ये याद रखना है कि ये एक ही इनकी वेलोसिटी एक ही रहेगी, स्पीड एक ही रहेगी इनकी, चाहे कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसमें एक्सरेज भी हो सकते हैं, जिसमें ये जो हम रोशनी देखते हैं ये भी हो सकती है। इसके अलावा जो हम माइक्रोवेव यूज करते हैं उसमें जो वेव्स निकलती हैं वो भी यही है, अल्ट्रावायलेट, ये सारे का सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम है। इवन के जो मोबाइल की वेव्स हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती हैं। अब इनकी प्रोपिगेशन कुछ इस तरह होती है, जिसमें अब आप ये सब देख रहे हैं उसमें ये होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मूव कर रहा है, उसकी वजह से जो ये ब्लू कलर है जिसमें इसके अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, और ये एक दूसरे को ही मतलब खुद ही मूव करती जा रही हैं और ये इस तरह ही मूव करती चली जाएंगी। तो लिहाजा इसमें जो आपने बेसिक चीज याद रखनी है वो ये है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स हैं और उनको ट्रांसफर होने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और सेकेंडली ये कि जो इसकी स्पीड है सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वो एक ही रहेगी, ठीक है, वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है और वो स्पीड ऑफ लाइट है। अब ये एक वेव मैंने आपके लिए ड्रॉ की है और इस वेव के अंदर आपने 5 चीजें देखनी है। पहली चीज है इसका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इसका ये है कि जो इसकी बेस लाइन है जहां से ये ऑसिलेट कर रही है, इससे जो मैक्सिमम आपका डिफरेंस है या जो डिस्टेंस है उसका, इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। इसको मतलब आप कहते हैं मैक्सिमम जो वैल्यू है इसकी डिस्प्लेसमेंट की बेस से, उसको हम एम्पलीट्यूड का वर्ड करते हैं और इसको हम पीक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अगला है वो है आपका वेवलेंथ। वेवलेंथ है, और जो वेवलेंथ होती है वो आपको पता है एक डिस्टेंस है, और वो डिस्टेंस जो है वो हमेशा मीटर्स में काउंट होगा, और इसलिए अब क्या होगा कि इसकी वैल्यू मीटर्स में होगी। और इसकी डेफिनेशन क्या है कि एक पीक, अगर हम इस जगह से लें ये पीक और दूसरी पीक यहां तक, ठीक है, इसके दरमियान में जो डिस्टेंस है 1 मीटर है, 2 मीटर है, 20 मीटर है, 1 किलोमीटर है, जितना भी है, वो एक वेवलेंथ है। कि एक दो सक्सेसिव जो पीक्स हैं उनके दरमियान में जो डिस्टेंस आ रहा है उसको आप एक वेवलेंथ कहेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला जो है वो पीरियड है। पीरियड में क्या होता है, इस एरिया को ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा उसको हम एक पीरियड कहेंगे, मतलब वो जितना भी टाइम होगा, माइक्रो सेकंड भी हो सकता है, मिली सेकंड भी हो सकता है। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है पीरियड, लेकिन इससे अगली जो चीज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ये है कि एक सेकंड में, यानी कि हमने एक टाइम पहले डिफाइन कर लिया कि एक सेकंड टाइम के अंदर जितनी पीक्स गुजरेंगी,
अगर सपोज करें एक वेव ट्रेवल कर रही है और 1 सेकंड में वहां से एक पीक गुजरती है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्स है। इसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं हम, वो हर्ट्स है। हर्ट्स का मतलब यही है कि हम एक टाइम में एक सेकंड में एक पीक गुजर रही है। अच्छा, अब क्या होगा कि अगर वहां पे स्पीड में उतने ही टाइम में 1 सेकंड के अंदर 5 पीक्स गुजरनी शुरू हो गई हैं, तो इसका मतलब है कि अब उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, और उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ अब उसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्स हो गई है। अगर 1000 गुजर रही है, इसका मतलब ये है कि अब वो फ्रीक्वेंसी जो है वो 1000 हर्ट्स या 1 किलो हर्ट्स हो गई है। और इसी तरह अगर वो 10 लाख पीक्स 1 सेकंड में वहां से गुजर रही हैं, तो इसका मतलब है कि वो 1 मेगाहर्ट्स जो है वो वैल्यू बन जाएगी। आखिरी जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो इसकी वेलोसिटी है। वेलोसिटी इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि चूंकि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, जब हम जो डिस्कशन करने लगे हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो इसका मतलब ये है कि ये इसका वेलोसिटी का फॉर्मूला है कि अगर आप वेव लेंथ को, इस लेंथ को नंबर ऑफ पीक से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि जितना भी टाइम गुजरा है, तो वो जो भी वैल्यू आएगी वो उसकी वेलोसिटी होगी, यानी कि वो 1 सेकंड में जो वेव है वो उतना टाइम, उतना जगह, उतना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगी। अब इसमें चूंकि हमें ये पता है कि ये तो वैल्यू कांस्टेंट है, क्योंकि इसने तो हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से जाना है, तो इसका मतलब है कि ये दो वैल्यूज आपस में एक दूसरे के साथ चेंज होंगी। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होती जाएगी, और अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। अब इस बात को आपने ध्यान में रख लेना है, क्योंकि इससे अभी हमने बहुत सारी चीजें ड्राइव करनी है सिर्फ इसी बात से। आगे चलें। अच्छा, अब आगे क्या होगा, इसमें एक तो हमने कहा कि ये जो है ना ट्रांसवर्स वेव्स होती है, दूसरा हमने ये कहा कि ये जो बिहेव करती है क्वांटम फिजिक्स के अंदर, ये ना एक डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स के तौर पे बिहेव करती है। तो हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो ये वेव्स ट्रेवल कर रही हैं वो इकट्ठी एक वेव नहीं जा रही, वो छोटी छोटी वेव्स हैं जो एक दूसरे के साथ मिलके चल रही हैं, और जितनी वेव्स चल रही हैं उनकी हर एक की अपनी एक वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, हम ये इस तरह चलते हैं, जिस तरह ये वेव जा रही है ना, तो सपोज करें कि ये एक वेव है, तो इसमें मल्टीपल पैकेट्स उस फॉलो कर रहे हैं, और वो सारे के सारे जो पैकेट्स हैं वो अलग डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स हैं, जिस तरह के हर एक की अपनी एक वैल्यू है। और वो जो वैल्यू है, हम इन जो पैकेट्स हैं इनको हम एक वर्ड देते हैं जो कि फोटोन का वर्ड होता है। अब फोटोन का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है फोटोन बेसिकली इसका यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक, कि जो एक डिस्क्रीट पैकेट है जो पूरी की पूरी एनर्जी एक फॉर्म में जा रही है और वो खट्टी जाके वहां पे डिस्पर्स हो जाएगी। अब इसलिए सिर्फ इसको ये याद रखना है आपने कि फोटोन जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, लेकिन सिर्फ ये है कि उसकी सर्टेन प्रॉपर्टीज हैं उस वेव की, कि कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितनी उसकी वेवलेंथ है, और वेलोसिटी उसकी हमेशा कांस्टेंट है, वो एक ही वेलोसिटी पे ट्रेवल कर रहा है। उसके अगेंस्ट अगर आप इसको देखें, ये सिर्फ सोर्स का फर्क है। आपको इसमें आइडिया होगा कि जो एक्सरेज हैं वो न्यूक्लियस से नहीं डेवलप बनते, वो बाहर की जो हैं वो जो इसकी इलेक्ट्रॉन्स के जो शेल्स हैं वहां से ड्राइव होंगे, और मतलब जबकि जो विद इन द न्यूक्लियस हैं वो हमेशा गैमा रेज प्रोड्यूस होती हैं, जो गैमा रेज हैं वो फिर उसमें से रिलीज होती हैं। इनमें दोनों में सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन का फर्क है। जब वो एक बार बाहर निकल आते हैं गैमा वेव्स और एक्स रेज, इनमें आपस में कोई फर्क नहीं होता सिवाय एनर्जी के। अच्छा, अब इसकी एनर्जी एक इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा मतलब आपने एक चीज और अपने अंदर एब्जॉर्ब करनी है, वो ये है कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी है ना, कि मतलब कितने मतलब क्रस्ट्स गुजर रहे हैं या कितने पीक्स गुजर रही हैं, वही इसकी यानी कि फ्रीक्वेंसी और एनर्जी एक दूसरे के साथ इंटरचेंजेबल है। अब इसके लिए मैं आपको ये दिखाता हूँ एक एग्जांपल के, मतलब एनर्जी किसी भी फोटोन की उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड है। अब हमें ये पता है कि जो, और इसके लिए जो हम कांस्टेंट यूज करते हैं वो है E इज इक्वल टू एच एफ। एच का मतलब ये है कि ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, कि आप किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो फ्रीक्वेंसी अगर आपको पता हो, तो आप उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें प्लैंक कांस्टेंट के साथ, तो उस आपको पैकेट की एनर्जी मिल जाएगी कि इसके अंदर जो, अगर इतनी फ्रीक्वेंसी पे एक फोटोन मूव कर रहा है तो उसके अंदर ये एनर्जी को लेके जा रहा होता है। और इसको हमेशा हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, क्योंकि हमने सारी चीजें इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में करनी है, तो हम ये इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ही डिस्कस करेंगे। अब इसके लिए मजीद तो, अच्छा हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट थी कि अगर मैंने आपको पिछली स्लाइड पे दोबारा लेके जाता हूँ, ये वाली ये वाला फार्मूला अब आपने एक बार याद कर लें कि वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट हो, तो अगर फ्रीक्वेंसी किसी की इंक्रीज कर रही है तो उसकी आपको वेवलेंथ को कम करना पड़ता है, क्योंकि फिर ही आपकी ये कांस्टेंट भी एक ही वैल्यू में रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी फोटोन जो ज्यादा एनर्जी का जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अब इसकी जो वेवलेंथ है वो कम होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है ना इधर को,
यहाँ पे इस साइड को जो है ना, अब इसी तरह एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है उस जो आपका है ना ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, इसके दरमियान में जो दो पीक्स के दरमियान में डिस्टेंस है वो कम होता जा रहा है। जो ये डिस्टेंस कम होना है इसको वेवलेंथ कहते हैं आप। इसका मतलब ये है कि अगर एनर्जी बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी तो बढ़ रही है, लेकिन उस वेव की वेवलेंथ कम होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू तो उसकी वेलोसिटी तो एक ही रहनी है ना, वेलोसिटी तो चेंज नहीं कर सकते, वो तो लाइट की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो इसमें जो सिर्फ डिफरेंस आना है वो सिर्फ ये है कि जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होगी आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन वेवलेंथ कम होती जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह हम कम साइड पे जाएंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है, लेकिन इसकी वेवलेंथ इंक्रीज होती जा रही है। और ये इनका बहुत वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एमसीक्यूज है कि वेवलेंथ कम होगी एनर्जी बढ़ जाएगी, वेवलेंथ ज्यादा होगी एनर्जी कम हो जाएगी। क्या ये सारे के सारे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अब इसमें सिर्फ एक और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये लाइन ड्रॉ होनी है। ठीक है, ये जो लाइन है आप इसमें देखें कि यहाँ पे ये इसकी वो वाला स्पेक्ट्रम है जो हमें नजर आती है लाइट। अच्छा, इसके अंदर एक साइड पे रेड है और उससे नीचे वाले को हम इंफ्रारेड कहते हैं, और इस साइड दूसरा एंड जो है वो वायलेट है और उससे ऊपर वाले एरिया को हम अल्ट्रावायलेट कहते हैं। अब उसमें ये होता है कि जैसे ये इस लेवल पे पहुंचती है ना, तो ये एक वर्ड यूज स्टार्ट हो जाता है आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग का मतलब ये होता है कि अब इसमें इतनी पावर आ गई है कि ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकती है। ये जो फोटोन है इसमें इतनी एनर्जी है कि अब ये जाके किसी भी इलेक्ट्रॉन शेल से, जो भी ह्यूमन के इलेक्ट्रॉन शेल्स हैं बेसिकली, उसके अंदर से वो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकती है। और जितनी जितनी वैल्यू बढ़ती जाएगी इसकी, तो इसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा चांसेस आयोनाइज करने के और इन्वॉल्व होने के बॉडी के साथ बढ़ते जाएंगे। तो ये बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जो हमने इसमें ये देखना है कि इसमें ये सारी की सारी वेव्स जो हैं आपकी रेडियो वेव्स, ये जो आप इसमें मोबाइल वगैरह में और रेडियोज में यूज होती है, फिर माइक्रोवेव्स जो घर में माइक्रोवेव ओवन्स वगैरह में यूज होती है, फिर इंफ्रारेड, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर इस जगह पे एक्सरेज आती हैं, और उसके ऊपर फिर जो है वो गैमा रेज आती हैं। कि मतलब गैमा रेज ज्यादा नॉर्मली ज्यादा पावरफुल होती हैं, एक्सरेज थोड़ी सी कम होती हैं, लेकिन किसी भी वैल्यू की हो सकती है। ये भी हम देखेंगे कि कोई भी वैल्यू की गैमा रेज भी निकल सकती है, एक्सरेज भी इसी तरह आप उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो यूजुअल हमारा यूजेज है उसमें जो एक्सरेज है उनकी रेंज ऑफ एनर्जी कम होती है, गैमा रेज की कुछ थोड़ी सी ज्यादा होती है। चार डेफिनेशंस आप लोगों ने अब याद रखनी है। एक, फोटोन फ्लुएंस क्या होता है। फोटोन फ्लुएंस में कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि एक एरिया है और वहां से जो है फोटॉन्स चल रहे हैं, गुजर रहे हैं, बस। वो जो इसका गुजरना है फोटॉन्स का, उसको हम फोटोन फ्लुएंस कहते हैं। अब सिर्फ एक काम क्या करना है कि अगर आप उसको एक एरिया पे स्पेसिफिक कर देंगे और यानी कि और टाइम के ऊपर ले आएंगे, तो वो फोटोन फ्लुएंस रेट हो जाएगा कि इसके अंदर विद इन अ गिवन एरिया जो नंबर ऑफ फोटॉन्स जा रहे हैं इसको फोटोन फ्लुएंस कह रहे हैं, और उसके कितनी देर में जा रहे हैं उसके साथ हम उसके लिए फोटोन फ्लुएंस रेट का यूज करते थे। मतलब ये कि अगर हम इसके अंदर इसकी डेफिनेशन देखें तो फोटोन फ्लुएंस रेट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड इन अ गिवन एरिया। ठीक है, और इसीलिए इसमें जो ये है सारे के सारे फोटॉन्स ये जो गुजरे हैं, बस इसको हम फोटोन फ्लुएंस कहेंगे। और अगर एक सेकंड में जो गुजरे हैं अगर हम उसको काउंट करेंगे तो वो फोटोन फ्लुएंस रेट हो गया। अब इसके साथ ही हम फिर एक और साथ ऐड करेंगे चीज, वो ये है कि ये हम वही पिछली डेफिनेशन ले आए। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम उसके एनर्जीज को काउंट करने लगे हैं। ये हमारे वही 5 फोटॉन्स है जो हमने पिछली इमेज में देखे थे, और ये अब हमने उनकी एनर्जीज को काउंट अप कर लिया, जिसमें E1 E2 हर एक के फोटॉन की डिफरेंट एनर्जी, हमने इन सारों को काउंट किया और ये सारी की सारी एनर्जी गुजर रही है। अब ये जो एनर्जी टोटल काउंटेड है इस गिवन एरिया में, इसको हम एनर्जी फ्लुएंस कहेंगे। और अगर हम इस सारी एनर्जी को काउंट करके सेकंड में डिवाइड कर दें कि एक सेकंड में कितनी गुजर रही है, तो इसको हम एनर्जी फ्लुएंस रेट कहेंगे। और जो एनर्जी फ्लुएंस रेट है यही बीम इंटेंसिटी होती है, और इसी को हमने सारी की सारी जो आगे चलना है वो लेके चलना है कि टोटल जो बीम की पावर है या जो टोटल बीम की एनर्जी है वो कितनी है, और वही बीम इंटेंसिटी के अंदर यूज होगी। अच्छा, ये एक उसके साथ या वो चूंकि हम इंटेंसिटी तक आ चुके हैं, तो अगर हम यहाँ से सोर्स से हमने अब जनरेट किया है रेज को, और रेज ने जब सोर्स से निकली हैं तो वो स्कैटर्ड होना शुरू हो गई। अब इनवर्स स्क्वायर लॉ ये कहता है कि जब एनर्जीज आगे आपने यहाँ से स्टार्ट की और ये स्प्रेड होना शुरू हो गई, तो अब इसका क्या होगा कि ये इस लेवल तक आके ये एक, अगर एक है तो अगर हम इसका डिस्टेंस डबल करेंगे, मतलब आर को हम R2 कर देंगे, तो जो इसकी वैल्यू है उसी उतने गिवन एरिया के अंदर वो 1/4 रह जाएगी। मतलब वो 1/4 तक कम हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो स्क्वायर के हिसाब से वो बढ़ेगी। मतलब ये कि अगर ये 1 है तो 2 जो है वहां पे वही हम स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे कि 2 स्क्वायर तक वो इंटेंसिटी उसकी कम हो जाएगी। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ ये कहता है कि अगर डबल करेंगे आप डिस्टेंस,
तो वो स्क्वायर से जो है ना उसकी इंटेंसिटी, बीम इंटेंसिटी है वो कम होनी शुरू हो। अच्छा, अब इसमें जो है ना इसी तरह जब हम 3 उसके वैल्यूज बढ़ाएंगे तो उसमें क्या होगा कि वो स्क्वायर से 3 को स्क्वायर करें तो 1/9 रह जाएगी इसकी जो टोटल वैल्यू है।